ये बच्चे सिंपल सी बात है, आपने आज 100 रुपए लिए, आप 100 रुपए की चीज लेने गए मार्केट से, और कुछ भी कोई एग्जांपल भी ले लो, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, फूड, खाना, आइसक्रीम, पिज्जा, और 1 साल बाद वही 100 रुपए लेके आप दोबारा गए। क्या जो चीज आपको आज भी 100 रुपए में मिल रही है, 1 साल बाद भी वो 100 रुपए में मिल जाएगी, या 2 साल बाद? नो मैम, नो मैम, नो मैम, क्योंकि नो मैम, महंगाई बढ़ जाती है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, महंगाई बढ़ गई। और अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ें तो महंगाई नहीं बढ़ी होती, हमारी वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई होती है। जो मनी की वैल्यू है, 100 रुपए की वैल्यू है, वो कम हो गई होती है। एक एग्जाम्पल रखती हूं मैं, मान लो 100 रुपए में मेरे को 2 kg शुगर मिल रही है, 1.5 साल बाद उसी 100 रुपए में मुझे वो शुगर मिलती है 1.5 kg। तो मैं कहूंगी शुगर बड़ी महंगी हो गई जी। शुगर महंगी नहीं हुई, मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई है। हाँ जी, मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। अभी भी नहीं हो रही? नो मैम। चलो मैं दोबारा करती हूँ बेटा, 1 मिनट होल्ड करो। मैं अभी सिर्फ थ्योरी वाली ही करती हूँ। अब हो रही है बेटा? अब हो रही है? ठीक है। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि चीनी महंगी नहीं हुई, शुगर महंगी नहीं हुई, मेरे 100 रुपए की वैल्यू कम हुई है। तो जो 100 रुपए मेरे पास आज हैं उसकी वैल्यू ज्यादा है, और जो 100 रुपए मेरे पास 2 साल बाद होंगे उसकी वैल्यू कम होगी। अगर आपने अपने पेरेंट्स से सुना हो, या मैं ही बताती हूँ, हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो हमें 20 पैसा, 10 पैसा ऐसे मिलते थे खर्चने के लिए, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि आज मुझे 20 पैसे मिल गए, 10 की जगह 20 पैसे मिल गए, हम बहुत खुश होते थे। मैम, हाँ जी, मैम एमएसपी गर्ल्स दी स्क्रीन ते नहीं हो रही जी, थोड़ी स्क्रीन शो। एमएसपी गर्ल्स की स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रही है बेटा? यस मैम। आपका कहीं कुछ ऑफ तो नहीं है? क्योंकि मैंने तो सेम ही शेयर करनी है सबको। नो मैम। आपकी कोई लाइट वाइट ऑफ हो बेटा, एक बारी दोबारा ध्यान दो। आई थिंक वो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं उनकी। आप में से आप बताइए मुझे, बचपन में आपको कितने पैसे मिलते थे स्कूल जाते हुए? 10 रुपीज मैम। 10 रुपीज, और हमें हाँ मिलते जी, थे 10 10 ही पैसा। मिलती थी जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? होगी जी स्क्रीन शेयर। हो गई बेटा? यस मैम। हो गई, ओके गुड। तो अब मुझे बताओ, आप लोगों को कितने पैसे मिलते थे स्कूल जाते हुए, पॉकेट मनी? 10 रुपीज। 10 रुपीज, और हमें मिलते थे 10। हाँ जी, हमें मिलते थे 10 पैसा। जिस दिन 20 पैसे मिल जाते थे ना, हम बहुत खुश होते थे कि देखो 20 पैसे मिल गए आज। और आजकल के बच्चों को आप 10 रुपए दो, वो खुश हो जाएंगे? नो मैम, नो मैम। नो मैम। हाँ, हाँ जी। हम 10 पैसे से आप 10 रुपए पे आए, आज के बच्चे 100 रुपए पे आ गए हैं, और आने वाली जनरेशन 500 से कम पकड़ेगी भी नहीं। सिर्फ पॉकेट मनी की बात कर रही हूं मैं, है ना? समझ गए मेरी हाँ बात? जी। तो ये मैम। क्या है, व्हाट ऑल दिस? लोग कहते हैं किसी को काम वाली को भी कम पैसे दो, तो वो कहते हैं आजकल तो महंगाई बहुत है मैडम। तो महंगाई बहुत नहीं है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में महंगाई बहुत है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है। ठीक है, तो दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि मनी की वैल्यू होती है टाइम के हिसाब से। आज अगर आपको हमें क्यों इंटरेस्ट मिलता है? जब हम कहीं पे पैसा जमा कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना। वो इसीलिए कि जो मैं आज 100 रुपए बैंक को दे रही हूँ, जब मैं बैंक से साल बाद वापस लूंगी तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। इसलिए मान लो 500 का जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, तो 50 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो चीज हो सकती है मुझे आज 500 में मिल रही है, साल बाद वो 550 में मिलेगी।
आज के डेट में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है तेजी से, कि जो ब्याज हमें बैंक देता है या पोस्ट ऑफिस देता है वो भी पूरा नहीं पड़ता। हम अपने पल्ले से दे रहे होते हैं उसको, महंगाई उतनी बढ़ जाती है। मैंने 500 रुपए बैंक में जमा कराए, साल बाद बैंक ने मुझे 550 दिए, बैंक कहेगा मैंने आपको ब्याज दिया 50 रुपए, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज आज 500 की मिल रही थी साल बाद वो 600 की मिलेगी, तो मेरे को तो 50 का घाटा हुआ ना, फायदा थोड़ी ना हुआ। आई बात समझ में ये चीज? यस मैम। हाँ जी। समृद्धि आप पढ़िए इंटरेस्ट के बारे में बेटा। Interest. Interest is the additional money which is paid by the borrower to the lender on the principal borrowed. The additional money or interest is paid for the use of money by the borrower. Interest is usually donated by I. For example, Y borrowed rupees 500 from Z for a year and returned rupees 550. Here, rupees 50 is paid additionally. This rupees 50 is interest. इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या है बेसिकली? सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ इंटरेस्ट की डेफिनेशन ले रहे हैं। इंटरेस्ट एक वो एडिशनल मनी है जो बोरोवर देता है, पेड बाय द बोरोवर, बोरोवर देता है लेंडर को। लेंडर कौन है? हमने बैंक को दिए, बैंक हमें दे रहा है, हम लेंडर हैं, बैंक बोरोवर है। और अगर मैं बैंक से लोन लेती हूँ, मान लो मैंने बैंक से 500 रुपए का लोन लिया या 5000 का लिया या 5 लाख का लिया, तो मैं बोरोवर होगी क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। और बैंक क्या हो गया इस केस में? लेंडर हो गया, क्योंकि बैंक ने मुझे दिया है। तो अब जो बोरोवर है वो लेंडर को पेमेंट देता है। ये टर्म्स इसलिए याद करनी जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू में टर्म्स आती हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोरोवर लेंडर कौन है। तो बोरोवर वो है, अगर मैं बैंक में जमा करा रही हूँ तो बैंक बोरोवर है, और अगर मैं बैंक से ले रही हूँ तो मैं बोरोवर हूँ। जो उधार लेता है, जो इंटरेस्ट पे करता है, वो बोरोवर होता है, और जिसको इंटरेस्ट मिलता है वो लेंडर होता है। प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है। द एडिशनल मनी जो हम देते हैं उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और इंटरेस्ट को हम आई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल इसने दे दिया, वाई बोरोवर है, वाई ने बोरो किए जेड से, जेड लेंडर है 500 रुपए, साल के बाद उसने 550 दिए, तो 50 रुपए उसने एक्स्ट्रा पे किए, दैट 50 इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। 100 रुपीज के ऊपर जितना इंटरेस्ट हम देते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम आर से लिखते हैं, आर अपॉन 100। मान लो 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता है तो वो 10% हो गया। अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते थे? ब्याज, और मैं तो भूल गई सब कुछ, कुछ बोलते थे इसको हम, मतलब जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला देते हैं, देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ, राशि नहीं बोलते अमाउंट को? आवाज थोड़ी तेज करके बोलो। मैम राशि नहीं बोलते अमाउंट को? नहीं, वो राशि नहीं है बेटा, ये अमाउंट वो है जिस तरह हम ये कहते हैं ना, मेरे को सच में अब हिंदी बहुत पढ़ी है हमने, लेकिन अब पढ़ा पढ़ा के सब भूल गई है। कुछ बोलते हैं इसको, मूल बोलते हैं। हाँ मूल मैम। हाँ, मूल तो प्रिंसिपल हो गया ना बेटा। एक समाधान कुछ ऐसे करके होता है, स से होता है कोई वर्ड ना। मूल तो हमारा प्रिंसिपल होता है, ब्याज होता है इंटरेस्ट। जब मूल और ब्याज को जोड़ते हैं ना तो वो अमाउंट बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। चलो हिंदी छोड़ो, अब आपका पेपर इंग्लिश में ही आना है तो इंग्लिश में ही याद करो। द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेड इज कॉल्ड द अमाउंट। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। अब इंटरेस्ट तो हमने देख लिया क्या होता है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो यूनिफॉर्मली मिलता रहता है ओरिजिनल प्रिंसिपल के ऊपर। जैसे इसने एग्जांपल दे दिया, 1200 रुपए हमने जमा कराए, 9% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल तक देना है,
तो हर साल 1200 रुपए के ऊपर 3% 9% इंटरेस्ट लगेगा 3 साल तक। सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल P होता है, बोरोड रेट ऑफ इंटरेस्ट R% होता है, पीरियड होता है T, जितने साल के लिए हमने उधार लिया है। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। जैसे इस क्वेश्चन में इसने कहा 1200 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 100, 325 जो है आपका 324 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इसमें अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो 1200 मेरा प्रिंसिपल है, 324 मेरा इंटरेस्ट है, दोनों को जोड़ूंगी तो 1524 मेरा अमाउंट आ जाएगा जो मुझे पे करना है। क्लियर हो गई ये चीज? Yes, ma'am. अब ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं आपको अच्छी तरह याद करने हैं, क्योंकि पेपर में आपके पास हाँ जी मैम सिंपल इंटरेस्ट रिपीट कर दो जी। बेटा फॉर्मूला है सिंपल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सेम रेट पे सेम अमाउंट का इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा। जैसे 1200 पे अगर मैं 9% निकालूं तो 108 रुपए आता है, एक साल का 108, दूसरे साल का भी 108, तीसरे साल का भी 108, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 324 हो गया ना। ठीक है, यस मैम। लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, एक एक साल का निकाल के जोड़ेंगे। हमने सीधा फॉर्मूला लगाना है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, हाँ जी आई बात समझ बेटा? ये तो 10th में भी किया होगा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। Yes, ma'am. यस मैम। अब आते हैं इसके कुछ रिलेशनशिप्स जो आपको याद रखने हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। जैसे आपको फॉर्मूला दे देंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो आप लिखोगे आंसर में जो 4 ऑप्शंस दी होंगी उसमें से ठीक ऑप्शन होगी P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, A इज इक्वल टू क्या होता है? A है हमारा अमाउंट, उसकी 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन आपने चूज करनी है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब एक बात याद रखो, देखो मैं आपको एक चीज करके दिखाती हूँ यहाँ पर। ये शेयर हो रही है आपको? नहीं हो रही होगी, एक्सेल नहीं शेयर हो रही होगी। अभी करती हूँ। अब हो रही है एक्सेल शेयर? यस यस मैम। मैम। हाँ जी। मैम। इसी में कर देती हूँ, देखना ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जैसे आपका प्रिंसिपल था 1200, इंटू टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 9%, 9 टाइम 3 इयर्स 3 डिवाइडेड बाय 100, 324 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया था। Yes, ma'am. अब यहाँ से ध्यान Yes, देना है, ma'am. आपने जो फॉर्मूले जो रिलेशंस में आपको बताने जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना चाहूँ, प्रिंसिपल की वैल्यू मुझे निकालनी है प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? देखो अब मैं इन सब चीजों को इधर ले आऊंगी दूसरी साइड, जल्दी कर जो कुछ करना। तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय R इंटू टी
सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, 100 ऊपर चला जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पता है आपको ये चीज? ये बात समझ आई आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरह अगर मैंने आर निकालना है तो पी और टी इधर चले जाएंगे, टी निकालना है तो पी और आर इधर चले जाएंगे। तो सारे फॉर्मूला जो आपके बनेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, सिंपल सा याद रखो आप कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। बाकी कुछ भी निकालना है तो आपको ये याद रखना है कि ऊपर आएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे अगर आर निकाल रहे हो तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम निकाल रहे हो तो प्रिंसिपल इंटू रेट, और प्रिंसिपल निकाल रहे हो तो रेट इंटू टाइम। ये बात क्लियर होगी? तीनों तीनों चीजें समझ आ गई आपको? यस मैम। अब Yes, आगे ma'am. देखिए, अब आगे देखिए, हमने प्रिंसिपल निकालना है। हमने अभी अमाउंट निकाला था, एक ही फॉर्मूले से इन दोनों से सारे निकल रहे हैं। देखो इससे हमारे 3-4 फॉर्मूले निकल गए पहले वाले से, दूसरे से भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर हो गया ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको ये जो या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला भी आपका पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये 8 के 8 फॉर्मूले लिख के याद करने हैं। रीजन बीइंग कि पेपर में एमसीक्यू पूछेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्मूला है, इसलिए आपको बड़ी अच्छी तरह से ये सारे फॉर्मूले लिख के याद करने हैं। ये आपका होमवर्क है आज का, ठीक है? मैम हाँ जी। Yes, ma'am. हाँ 8th फार्मूला एक बार समझा दोगे कितना बनया हुआ फार्मूला? हाँ बिल्कुल समझा देते हैं। देखो आप यहाँ से ध्यान से देखो, इस दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। अमाउंट क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, हम सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। ये होता है आपका। यस मैम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम Time. अपॉन 100, यही लिखते हैं हम। Yes, ma'am. यस मैम। अब हम इसमें से प्रिंसिपल को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर प्रिंसिपल की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस इधर से आर टी बच जाएगा, आर इंटू टी अपॉन 100 और फिर ब्रैकेट बंद। यही फॉर्मूला दिया है इसमें। यस मैम। अब समझ आ गया कैसे आया है? यस मैम। ठीक हो गया? हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल पर। 22 एग्जाम्पल है आपका। अमित ने 1200 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में। ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर निकाला था। तो हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 324, और इसने हमारे से इंटरेस्ट ही पूछा है। ये चीजें बड़ी आसान है, लेकिन पेपर में करते हुए जो बच्चे गलती करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उसने पूछा क्या है। उनके दिमाग में, मेरे दिमाग में अमाउंट चल रहा है ना, तो मैं भी कई बार पढ़ाते पढ़ाते अमाउंट बता दूंगी आपको, और उसने पूछा है इंटरेस्ट, तो वो आंसर में हमें सबसे पहले अमाउंट दिया हुआ है, तो हम भी खुश हो जाते हैं, अरे यही अमाउंट आ रहा है, मेरा भी 1524 आ रहा है, इसका भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, टिक लगा दो। 324 सबसे लास्ट में दिया हुआ है। हम भूल जाते हैं कि उसने पूछा ही क्या है। उसने क्या पूछा है हमारे से, टोटल इंटरेस्ट। तो आपने पेपर में ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप उसने क्या पूछा है, हमने वही जवाब देना है। ये नहीं है कि वो पूछ इंटरेस्ट रहा है, हम बता प्रिंसिपल रहे हैं, या वो पूछ प्रिंसिपल रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, हम बता कुछ और रहे हैं। समझ आई आपको? यस मैम। Yes, ma'am. अगला भी यही है। 7500 आपका प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2.5 ईयर टाइम दे रखा है आपको, ठीक है? तो आपका 2.5 हो गया, 2.5 टी आपका 2.5 हो गया, डेसिमल में कर देंगे। अब उसने क्या पूछा है, Yes, ma'am. अमाउंट पूछा है ना आपसे, ठीक है? हाँ जी बच्चे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के फिर प्रिंसिपल में ऐड कर दो।
दूसरा जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया 8वें एग्जाम्पल का, इसने वो लगाया है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 14.5 है और 2.5 साल है। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाऊं, कई बच्चों को ये नहीं समझ आया, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है 7500 इंटू रेट 14.5 इंटू टाइम 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसमें सॉरी ऊपर नहीं लगाया मैंने प्लस का निशान, इक्वल टू का, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। और प्रिंसिपल था आपका 7500। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, आ गया। यस मैम। और इसने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, आप ये भी लगा सकते हो। देखो प्रिंसिपल है हमारा 7500 ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू टी। आर क्या है हमारा 14। आपको ना कैलकुलेटर अलाउड है शायद, तो लेके जाना। आप ये पूछ लेना, पहले चीज क्लियर कर लेना। कई बारी बच्चे लेके नहीं जाते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं अलाउड है या नहीं। एक तो लॉग टेबल और एक ये जरूर लेके जाना है, नहीं तो फिर फंस जाओगे आप लोग बिना कैलकुलेटर के। यस मैम। ये आ गया सीधा फॉर्मूला लगा के भी, सेम आ गया ना। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. यस मैम मैम। एक बार अब समझा दो। हाँ जी, मैम एक बार समझा दो ऊपरला फार्मूला। ये देखो बेटा, ये लगाया प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगाया। मैम और इस ऊपरला। ये वाला, यस मैम। इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 7500। मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, और फिर इन दोनों को जोड़ लिया, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को, तो अमाउंट आ गया। ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। चैट बॉक्स में भी देखती रहूं मैं साथ साथ, किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही जी थोड़ी, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मैम क्लियर है Clear. आवाज। प्रभजोत देखो आपका नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम ना हो। कहाँ से है प्रभजोत? पटियाला बॉयज में से तो नहीं है? अगर ऐसी प्रॉब्लम है बेटा तो एक बार आप ऑन ऑफ करके ऑन कर लो, दोबारा से रीज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है बेटा। व्हेन सम ऑफ मनी विल यील्ड, यील्ड क्या होता है? जो कमाना। 1407 रुपए कमाए आपने इंटरेस्ट के रूप में, तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. और हमें टाइम दिया हुआ है 1। हाँ जी, एक मिनट स्टेटमेंट समझाओ। स्टेटमेंट देखो, पढ़ो ध्यान से, मैं बता रही हूँ, फिर से पढ़ रही हूँ। वो कहता है व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड 1407 एज ए इंटरेस्ट। वो कहता है कितना पैसा मैं जमा कराऊं, यानी कि प्रिंसिपल कितना जमा कराऊं कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे 1407 रुपए मिल जाए। 1.5 साल में 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। क्या निकालना है? Principal. प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। देखो मैं Upon. यहाँ पर निकाल रही हूँ, मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे चाहिए 1407 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या था? रेट अपॉन टाइम। रेट क्या है? 14% और टाइम है हमारा 1.5 साल, 1.5। ठीक है, ये आ गया प्रिंसिपल 15,075। हाँ जी बच्चे, आया समझ?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। सॉरी, ये क्या किया इसने? प्रिंसिपल, अरे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 नहीं किया इसने? कुछ मैंने गलत किया है? 14% है ना? ओके ओके, हमारा कैसे गलत आ रहा है फिर? फॉर्मूला गलत लगेगा ही। 14% है तो 0.14 हो जाएगा ना बेटा? पर बात तो वही है, उसने वो कर दिया इंटू 1.5। देखो एक्सेल में यहाँ पर कई बारी गलतियां होती हैं। पहले मैं निकालती हूँ 1407 इंटू 100, ये आ गया, ठीक है। और फिर मैं निकालती हूँ 14 इंटू 1.5, अब मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ। अब आ गया ठीक? Yes, ma'am. उसमें क्या फर्क था? देखो उसमें पता है क्या हुआ था, देखो एक्सेल में कई बार हम जल्दी में ये गलती कर जाते हैं। मैंने ये किया, यही था 1407 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 14 करना था, इतना करना था, फिर इसको दोबारा डिवाइड करना था। समझ गए? मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था ना यहाँ पे। ओके मैम। अब देखो आ गया ना, क्योंकि वो 1.5 तो नीचे है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई का मतलब तो उसको ऊपर लिख दिया मैंने। समझ आई ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सिंपल इंटरेस्ट के और क्वेश्चन मैं नहीं समझाऊंगी, आप लोग करेंगे और फिर कल जो डाउट होंगे वो मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इसमें करने को बहुत कुछ है। बताने को मैं एक दिन में आपको सारे क्वेश्चन करवा दूं, बट नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग फिर कुछ प्रैक्टिस करने को आपके पास बचेगा नहीं। अब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको पढ़ने के लिए मैं बुलाऊंगी, बताऊंगी डाउट सारे कल, मुझे पता है डाउट आएंगे बहुत सारे इसमें। हरमनदीप कौर आप पढ़िए बेटा, Yes, ma'am. टाइम वैल्यू ऑफ मनी। Time value of money. A rupee today will be more valuable than the same in future because a receipt today generates more preferable current consumption, whereas a receipt tomorrow causes less preferable future consumption. To entice an individual for future receipt, something extra is to be given with the present receipt. This बेटा something extra. आप बोलो, करो बेटा करो, नहीं आपको नहीं कह रही, आप करो। This something extra is the compensation for foregoing current consumption in financial term called interest. The interest can be used to express the time value of the money. The time value of money analysis involves what is rupees 1 worth an years from today, future value of a single flow. What is rupees 1 to be deposited per year for n years, worth at the end of the nth number year from today, future value of on an annuity. What is rupees 1 to be received in the nth year from today, worth today, present value of a single flow. What is rupees 1 to be received per year for n years, worth today, present value of an annuity. Applications. Time value of money analysis is applied for pricing of bonds, for pricing of stocks and firms, for finding out the value a new project contributes to the organization, for finding out the value of a particular division within an organization, for loan amortization, for comparative study between rebate and low financing. मैम नेक्स्ट देखो पढ़ना है? बेटा, नहीं 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 यहीं तक ठीक है अभी। ये देखो फिर से वही चीज रिपीट कर रहा है जो मैंने आपको बताई अभी। क्या बताई थी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अ रूपी टुडे will be more valuable than the same in future.
कि आप जो 1 रुपया आज आपके पास है वो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है अगर वही रुपया आपके पास फ्यूचर में हो। जैसे मान लो मुझे 20 पैसा बचपन में मिले और मैंने अपनी पॉकेट में रख लिए कि मैं ऐसे संभाल के रखूंगी, मेरे फ्यूचर में काम आएंगे। भाई आज वो 20 पैसा मेरे पर्स से निकल भी जाते हैं तो क्या मेरे किसी काम के हैं वो? नो मैम। क्योंकि ना तो मैंने उसे कहीं इन्वेस्ट किया, ना मेरे को वो अप्रिशिएट हुआ, और 20 पैसे तो आज की डेट में कोई देखेगा भी नहीं, किसी मांगने वाले को देंगे वो भी नहीं लेगा। वो कह रहे जो आज उस पैसे की वैल्यू है फ्यूचर में उसकी उतनी नहीं होगी, बिकॉज a receipt today generate more preferable current consumption whereas a receipt tomorrow causes less preferable future consumption। कि जितने पैसे आपको आज मिल रहे हैं वो करंट कंजम्पशन जितनी आप आज कर सकते हो उससे आने वाले टाइम में आप उतनी कंजम्पशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम 20 पैसे में 5 टॉफीज भी मिल जाती थी, आजकल 20 पैसे में 1 टॉफी भी नहीं मिलेगी हमें। टू entice an individual for future receipt something extra is to be given with present receipt। तो वो ये कहता है कि अगर हमें किसी को फ्यूचर में कुछ देना है आज की वैल्यू का तो कुछ एक्स्ट्रा देना होगा, तभी उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू आज की वैल्यू के होगी। सो this something extra is compensation for foregoing current consumption। तो ये जो एक्स्ट्रा है समथिंग एक्स्ट्रा जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं फाइनेंशियल टर्म में, देखो इसने इतना बड़ा लिख दिया कि फाइनेंशियल टर्म में समथिंग एक्स्ट्रा को इंटरेस्ट बोलते हैं। और समथिंग एक्स्ट्रा क्या होता है कि हमें उस चीज की कंपनसेशन मिल रही है कि हम आज अपनी कंजम्पशन को छोड़ रहे हैं। मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैं उससे कोई शेयर खरीद लेती हूँ या बैंक में जमा करा देती हूँ। मैं चाहती तो आज 1000 रुपए से कुछ भी एंजॉय कर सकती थी, लेकिन मैंने अपनी आज की कंजम्पशन को भूला, छोड़ा, उसको सेक्रीफाइस किया और उस 1000 रुपए को सेव कर लिया। तो अगर वो मुझे फ्यूचर में भी 1000 ही रुपए मिलने हैं तो मैं क्यों आज की अपनी मजे छोड़ू, मैं 1000 रुपए से एंजॉय करूंगी। पर मेरा एक इंसेंटिव है ना कि अगर मैं इसको सेव करूंगी तो ये म्यूचुअल फ्यूचर में 1000 की जगह 1100 1200 1300 कुछ बढ़ा के ही मिलेंगे, तभी मैं उसको सेव करूंगी ना। अगर 1000 के 1000 ही मिलने हैं फिर कौन सेव करेगा? ठीक है। यस मैम। द इंटरेस्ट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उसी को हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ कैसे इन्वॉल्व होती है? What is ₹1 worth n years from today? Future value of single flow। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि आज मेरे पास 1 रुपया है, अगर मैं उसे ये देखूं कि आज से 5 साल बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो मैं एक ही फ्लो में उसकी 1 रुपए की वैल्यू निकाल रही हूँ। देखो ऐसे मैचिंग मैचिंग में आएंगे आप ये क्वेश्चन, आपके ये क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लो कि 1 रुपए की वैल्यू हम n ईयर्स के बाद अगर देखते हैं तो फ्यूचर वैल्यू इन सिंगल फ्लो देख रहे हैं। अगर मैं हर साल 1 रुपया, यहाँ पर क्या है 1 रुपया मैंने जमा किया है, 5 साल बाद उसको निकलवाना है, इसके सामने आप एफडी लिख लो। इसका एग्जाम्पल एफडी पता है ना आप लोगों को, एफडी करते हैं 5 सालों की। यस मैम। यस मैम। एक ही फ्लो में पैसा जमा कराया, एक ही फ्लो में निकाल लिया। अब दूसरा है आरडी होती है, उसमें हम हर साल कुछ ना कुछ पैसा जमा कराते रहते हैं 1-1 रुपया करके, और 5 सालों तक मैं 1-1 रुपया जमा करवा रही हूँ, तो मैंने 5 रुपए जमा करा दिए। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, इसको एन्युटी बोलते हैं, जब हम बराबर पैसा अमाउंट हर साल जमा कराते हैं या हर मंथ जमा कराते हैं उसको हम एन्युटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्युटी। व्हाट इज ₹1? हाँ जी मैम ਜਿਹੜੀ ਐਨਯੂਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी। ਐਨਯੂਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ रेकरिंग डिपॉजिट। ओके मैम। पर मैथ में तो हम एन्युटी बोलेंगे क्योंकि एन्युटी टेबल यूज होगी ना आपके आगे। यस मैम। वैसे रेकरिंग है क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ मनी हम जमा कर रहे हैं हर साल। ठीक है। अब इन दोनों का अपोजिट ये है कि हम चाहते हैं कि 5 साल बाद मुझे 1 रुपया चाहिए, तो मैं आज कितना पैसा उसके लिए जमा करवाऊं। समझ गए? फर्स्ट से अपोजिट हो गया ना। पहले में मैंने क्या कहा था कि मैंने 1 रुपया जमा कराया तो मुझे 5 साल बाद क्या मिलेगा?
ठीक है। और अब मैं ये कह रही हूँ कि मुझे 5 साल बाद 1 रुपया चाहिए, तो मैं आज कितने पैसे जमा कराऊं? तो वो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। वहां पर हम बोल रहे थे 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू। अब मुझे फ्यूचर वैल्यू दी हुई है और मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये बात समझने की कोशिश करो। मैं फिर से बता रही हूँ, 1 रुपए का एग्जाम्पल ना देखे, 1 लाख का देती हूँ। आपने आज 1 लाख रुपए जमा कराए, 5 साल बाद जो आपको पैसे मिलेंगे उसके एफडी के, एक ही फ्लो में मिलेंगे। आपने 1 लाख एक बारी में जमा करा दिए और निकालोगे एक बारी में ही, मान लो आपको उसके 1 लाख के 1.25 लाख मिलते हैं, तो फिर आपकी जो फ्यूचर वैल्यू हो गई वो 1.25 लाख हो गई। उससे अपोजिट मैं ये कहती हूँ कि मुझे 5 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए खर्चे के लिए, तो मैं आज कितने पैसे जमा कराऊं कि मुझे वो 5 साल के बाद 1 लाख मिल जाए। हो सकता है मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी तो वो 80,000 आ जाए, एट अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रहा होता है। तो मैं अगर 80,000 निकालती हूँ तो 80,000 मेरी 1 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आ गई कि आज मैं 80,000 जमा कराऊंगी तो 5 साल बाद मुझे 1 लाख मिल जाएगा। ये बात समझ आ गई? दोनों का मतलब समझ आ गया? यस मैम। अब वो कहता है, यस मैम। अब वो ये कहता है कि पहले मैंने ये कहा था, मान लो हम जो आप जॉब लगते हो, आप कहते हो मैं 1 रुपया हर साल जमा, 1 लाख लगा लो, चलो हर साल जमा कराती हूँ, तो मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 15, 20, 25, 30 जो भी साल लगेंगे, उतने साल के बाद कितने रुपए मिल जाएंगे। तो वो भी उसकी फ्यूचर वैल्यू थी एन्युटी की। ठीक है। इसका अपोजिट अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे को आज कितना पैसा जमा कराना है कि मुझे हर साल 1 लाख रुपए खर्चे के लिए चाहिए, ठीक है, n ईयर्स तक, मतलब 10 साल तक, 15 साल तक मुझे हर साल चाहिए 1 लाख रुपया, तो मैं आज कितना पैसा जमा कराऊं? तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। इन चारों चीजों को अच्छी तरह से समझ लो और अच्छी तरह से याद करो। मैम ਜਿਹੜਾ हाँ फोर्थ जी, पॉइंट समझाया ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। देखो बेटा जी, तुसी ये चाहते हो कि मैनू 10,000 रुपए हर महीने मिलन खर्चे वास्ते, ठीक है, यस ते मेरे पैसे भी खत्म ना होन, ते 5 साल तक मैनू 10,000 रुपए चाहिदा ही चाहिदा हर महीने, ठीक है। जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। यस मैम। समझ आ गया? जी। अब आगे आता है कि एप्लीकेशन। ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम पढ़ रहे हैं 4 तरह की, ये अप्लाई कहाँ होती है? क्या जरूरत है हमें ये सब करने की? क्यों खपाई कर रहे हैं हम इतनी? ये होती है बॉन्ड्स में यूज होती है। जब हम किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदते हैं ना, डिबेंचर बॉन्ड खरीदते हैं ना, बॉन्ड में क्या होता है कि आपका ब्याज उसमें जुड़ता रहता है, और अगर आपका 5 साल, एफडी की तरह ही होता है बॉन्ड, मान लो आपने 5 साल का बॉन्ड लिया तो 5 साल के बाद आपको उसका ब्याज भी मिल जाएगा और उसका प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। तो ये आपका आएगा, अगर इसको मैं मैच द कॉलम में बोलूं तो फर्स्ट के साथ ये मैच करेगा कि आपने आज 5 लाख के बॉन्ड लिए, तो 5 या 10 साल के बॉन्ड लिए, तो 10 साल के बाद आपको उसका कितना पैसा मिलेगा एक ही बारी में, दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो। हो गया क्लियर ये? हम्म। यस मैम। आगे आते हैं प्राइसिंग ऑफ स्टॉक्स। ये भी सेम ही रहेगा कि हमने किसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं। दूसरा है फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। आपने कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, उससे आपको कंट्रीब्यूशन आएगी, पैसा आएगा। प्रोजेक्ट क्यों लगाते हैं, मशीन क्यों लगाते हो आप कोई? ताकि हम उससे प्रोडक्शन कर सके, यस ठीक मैम। है। तो हमें हर साल इनकम आएगी, तो ये आपका सेकंड आ जाएगा, नहीं सॉरी, सेकंड तो ये आ गया आपका स्टॉक वाला, कि आप हर साल मैं 10,000 का स्टॉक जमा करती जा रही हूँ, किसी कंपनी का खरीदती जा रही हूँ, तो 10 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। थर्ड आ रहा है आपका कि आपको हर साल उस मशीन से, जो आपने मशीन खरीदी है, उससे आपको 10, 15, 20,000 रुपए की इनकम आ रही है हर महीने या हर साल, और वो आपको 10 साल तक इनकम आती रहेगी। तो आप अगर आप मैं 1 लाख रुपए हर साल का भी लगाऊं तो 10 साल में मेरे पास 10 लाख आ गए, ठीक है। यस मैम।
अब देखो मेरे पास 10 साल ये रिसीव्ड पर ईयर वाला, सॉरी ये थर्ड वाला आएगा, लास्ट आएगा, ये 10 लाख तो आ गए मेरे पास, लेकिन मेरे पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10 लाख की, आज की वैल्यू क्या है? क्योंकि 1 लाख तो मुझे 1 साल बाद मिलेगा, अगला 1 लाख 2 साल बाद मिलेगा, अगला 1 लाख 3 साल बाद मिलेगा। तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, हमें वो निकालनी है ना, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, समझ आई आपको? तो ये आपको एप्लीकेशंस याद करनी है। इसके अलावा आपने कोई पर्टिकुलर डिवीजन, किसी कंपनी का एक डिवीजन चंडीगढ़ में खोलना है मैंने, तो मुझे उससे निकालना है कि मेरे को कितना फायदा होगा। तो मैं 10 साल का मान के चलती हूँ, मैंने 10 साल के लिए ये डिवीजन खोलना है। तो 10 साल में मेरे को कितनी इनकम आएगी उससे, कितना मुझे उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, और जो मेरे को इनकम आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। क्योंकि जहां भी कोई इनकम आती है हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। इसी तरह कोई लोन हमने चुकाना है तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। और कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमने रिबेट देनी है या फिर लो फाइनेंसिंग करनी है, तो उन दोनों में भी हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि हाँ किस तरीके से हम चले। तो ये एप्लीकेशंस हैं आपकी, ये क्वेश्चन बनता है थ्योरी का कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। तो ये पॉइंट 6 पॉइंट है, आप इसको एज इट इज लिख के नोट्स बना के याद कर लेना। आपसे पेपर में ये पूछे जा सकते हैं, और अगर ये पूछे जाते हैं तो ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका। मैम वह कितना दे क्वेश्चंस आ सकते एक बार मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं पर क्वेश्चन आपका तो सच ऑब्जेक्टिव है ना, सॉरी आपका तो वो है ना सब एमसीक्यू है, सॉरी सॉरी, मुझे दूसरे बच्चों का ध्यान आ रहा था, वहां पर ये क्वेश्चन बनता है, आपका तो एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में इनमें से कोई 2-3 पॉइंट डाल देंगे, हो सकता है एक और डाल दें गलत पॉइंट, तो आपको बताना होगा। कई बार ऑल ऑफ द अबव भी आ जाता है आंसर में, है ना। मैम मतलब कि कितना क्वेश्चन आ सकते मतलब फॉर एग्जांपल कितना एमसीक्यू आ सकता वा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ जितना मान लो तनु क्या कहता कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एनालिसिस इज अप्लाइड, इनमें से 6 में से कोई 3 पॉइंट डाल दिया और चौथा कोई और डाल दिया जो अप्लाई नहीं करता, तो फिर आपको 3 वालों को टिक लगाना होगा ना, या कोई एक इसमें से डाल दिया, 3 कोई और डाल दिए, या 3 डाल के चौथे में लिख दिया ऑल ऑफ द अबव, किसी भी तरह से आ सकता है पेपर में। तो यस मैम ठीक है ना। हाँ जी मैम तो ना जब पेपर, एक बात और आपको आज गुरु मंत्र देती हूँ, जब पढ़ते हो ना, थ्योरी पढ़ते हो या तो उस तरह से पढ़ो थ्योरी को कि आप एग्जामिनर हो, आपने पेपर बनाना है, तो आप सोचो कि मैं किस तरह से क्वेश्चन डाल सकती हूँ, तो आपको ये जवाब खुद ब खुद मिलेगा। मान लो आप अपनी छोटी क्लास को पढ़ा रहे हो ये सब्जेक्ट, और उसके लिए आपने एमसीक्यू बनाना है, तो जब आप पढ़ोगे ना तो खुद से खुद ये मान के पढ़ो कि आपको, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपने इसमें से पेपर बनाना है, पेपर देना है इसलिए नहीं पढ़ रहे, पेपर बनाना है। तो उसमें आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, एक तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि पेपर बनाने वाले को पेपर का आंसर भी आना चाहिए। ठीक है, यस मैम अब आगे है टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन। इसको पढ़ने के लिए एमएसपी गर्ल्स में से कोई एक गर्ल पढ़ेगी इसमें से। If an individual deposits 100 rupees into a saving account at an interest rate of 10% compounding annually, then the deposit would grow as follows. मैम आगे भी पढ़ना है। बेटा हाँ बताओ आपने क्या पढ़ा। वो कहता है टाइप ऑफ वैल्यूएशन आपने पढ़नी है। फ्यूचर हमने 4 प्रकार के पढ़े थे ना, पहला क्या था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो था। यस मैम जो पहले हमने 4 टाइप पढ़े हैं अभी, ये वाले देखो, ये था ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो, यस मैम इसके बारे में समझा रहा है। तो इसमें क्या है कि आपने 100 रुपए जमा कराए किसी बैंक अकाउंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब यहाँ पर आपका कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा।
पहले 100 रुपए आपने जमा कराए, पहले साल आपको 10% के हिसाब से ब्याज मिला 10 रुपए। तो जो अब जो आपका एट द एंड अमाउंट हो गया 110 रुपए, वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब दूसरे साल आपको 100 रुपए पे तो 10 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस जो आपके 10 रुपए और बढ़ गए थे उस पे 1 रुपया और मिलेगा, तो 11 रुपए मिलेंगे आपको। ये बात समझ आई? यस मैम। फिर 121 हो गई, फिर 121 के ऊपर 10% मिलेगा, 12 रुपए 10 पैसे। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड interest. हाँ, यहाँ से पढ़ो बेटा जो पढ़ रही थी लड़की। As shown above, the interest amount to 11 in a second year, composed of 10 as interest on the original principal of 100 rupees in the first year, and 10 divided by 100 multiply 10. Like example, 1 rupee as interest on the interest of first year in the second year. This interest on interest principal is called interest compounding annually. तो ये फिर आपका एक एमसीक्यू बन गया कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जब मिलता है हमें, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्रिंसिपल, इस बात को समझने की कोशिश करो, किसी भी तरह से पेपर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्रिंसिपल, यहाँ पर इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या है? 10 रुपए हो गया दूसरे साल का, ये प्रिंसिपल बन गया ना। यस मैम। इसके ऊपर 1 रुपया ब्याज एक्स्ट्रा मिला आपको, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये याद रख लो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्रिंसिपल। क्लियर? इस लाइन को हाईलाइट कर लो बेटा, आगे बढ़ो बेटा। So, if P is deposited for an year at interest rate R% compounding annually, then the amount P would be at the end of first year. Everyone is हाँ, इसका फॉर्मूला याद करना है आपने, और कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले साल होएगा, इसका फ्यूचर वैल्यू निकालनी है हमने, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद है? कंपाउंड इंटरेस्ट का 10th में किया होगा। Yes, ma'am. वही है, 2 साल के लिए टाइम 2 हो जाएगा, 3 साल के लिए टाइम 3 हो जाएगा, फॉर्मूला वही चलता रहेगा। तो एफ वी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, पी हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, आर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी हमारा टाइम है। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम हम्म, मैम इंटरेस्ट 11 किवें आया जी, दोबारा तो दस्सियो। देखो बेटा, 100 रुपए के ऊपर आपको 10% 10 रुपए मिला, यस मैम। और जो 10 रुपए पहले साल का ब्याज था, जो मैंने 4 बार ही बोला है कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल बन गया, तो 10 रुपए वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन गया ना आपका, उस पे भी तो 10% मिलेगा, 1 रुपया उस पे मिलेगा, ओके मैम। तभी तो 11 बना। वो कंपाउंड इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ओके मैम। तो इसके बाद आपकी इक्वेशन जो है वो यही रहेगी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। ठीक है, अब ये फिर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि जो आपका 1 प्लस आर रेज टू पावर n है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे? कंपाउंडिंग फैक्टर। या तो हम इसको कंपाउंडिंग फैक्टर बोल सकते हैं, या हम इसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोल सकते हैं। आपसे पेपर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफवीआईबी, दैट इज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, या हम इसको टर्मिनल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर बोल सकते हैं। सो इक्वेशन 1 कैन बी अल्टरनेटिवली रिटन एज, अब आपके पास ऐसा हो सकता है कि पेपर में ये दे दिया जाए 1 प्लस आर रेज टू पावर n इज टर्म्ड एज, ये तीनों लिख देंगे और डी में लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी आपकी? या तो आप इसको लिखते हो P इंटू एफ वी वाई एफ क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, दैट इज 1 प्लस आर रेज टू पावर n। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस। यहाँ से पढ़ो बेटा, जो भी पढ़ रही थी लड़की वही पढ़ेगी। So, if the interest is added after certain period of time, say yearly, half yearly, quarterly, and monthly, etc., to the principal, so that the amount at the end of period become the principal,
for the next time period. Then the total interest paid over all the time period is called compounded interest. It is usually denoted by C.I. CI, वहां पर हम ऐसा ही लिख रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। कई बारी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली होता है, कई बारी हाफ ईयरली होता है, कई बारी क्वार्टरली होता है, कई बारी मंथली होता है। तो हम पीरियड को उतने टाइम बढ़ा देंगे। अगर हाफ ईयरली है तो पीरियड डबल हो जाएगा, तीन साल है तो 6 हो जाएगा। क्वार्टरली है तो पीरियड को 4 गुना बढ़ा देंगे। मंथली है तो 12 गुना बढ़ा देंगे और रेट को उतना कम कर देंगे। हाफ ईयरली में रेट को आधा कर देंगे, क्वार्टरली में रेट को 1/4 कर देंगे और मंथली में रेट को 1/12 कर देंगे। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. अब मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपए जमा कराए बैंक में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, हाउ मच डिपॉजिट ग्रो, कितना ग्रो करेगा वो 10th ईयर में? तो देखो फॉर्मूला वही है हमारा, प्रिंसिपल इनटू फैक्टर। FY है, फैक्टर जो है 1 + r⁻n है। अब आपका ये फैक्टर 2.19 इसने दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो आप इसको क्या करोगे? देखो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको टेबल निकालनी आनी चाहिए। क्या आपकी बुक में टेबल दी हुई है? मैं देख लेती हूँ। Yes, ma'am. दी है ना, तो मैं वही खोल लेती हूँ बेटा, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में दी हुई है ना, एंड में दी हुई है? मैम शायद 37%। लास्ट में होगी, यहाँ नहीं है, लास्ट में है। 37 पेज नंबर, हैं? 37 नंबर पेज पे जी। नंबर पेज पे मैम। 37 कौन सा ऊपर है? तो नहीं है बेटा। 37 पेज मैम। हैं? 37 पेज मैम। एक मिनट। वैसे मैंने टेबल ना कल शेयर भी की थी बच्चों के साथ, इंटर के PDF तो है मेरे पास, पर मैं आपको आप ही की बुक में से दिखाती हूँ। तो ये बाद में दी हुई है ना? ये देखो, ये FVIF फैक्टर दिया हुआ है ना, तो कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा इस क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं? 8%। 8% है और 10 साल है ना, 8%। Yes. देखो ध्यान से, ये ईयर दिए हुए हैं, ये 10 साल ये आ गया। ठीक है, इसमें हमने 8% लेना है, ये आ गया 2.16 दिख रहा है आपको? यस मैम। बस यही फैक्टर उठाना है आपने टेबल में से और उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हो गया क्लियर? तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है मैम हाँ, ਜਿਹੜੇ 2.6 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ? हाँ जी बेटा बिल्कुल, ये कर बट रखा है मैम ना। इसने 16 को 159 लिख दिया, आप 16 भी कर सकते हो बुक उसमें से देख के। यस मैम, बट मैम ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ पूरा याद करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, मैंने अभी तो बोला ये टेबल साथ लेके जाओ, पहले तो उनसे मांगो, नहीं देते हैं तो अपना रख के जाओ, लेके जाओ साथ। उनको बोलो भाई हमारे पास है, हमें अवेलेबल करवाओ, बुक में तो लिखा हुआ है, हम तो हमारी बुक में है ये टेबल, हम इसके बिना नहीं कर पाएंगे।
मैम मतलब कि पेपर ਵਿੱਚ खुद ले जा सकते हैं अपना अपना टेबल, हाँ, इसकी कॉपी करा के लेके जाओ साथ। पहले तो उनको बोलो लॉग टेबल दो हमें, ठीक है? कई बार वो देते नहीं है, इसलिए प्रिकॉशन बेसिस पे मैं तो हर एक को ये बोलती हूँ कि अपना लेके जाओ। एक एक पेज ही तो है, इसकी फोटो कॉपी करा लो। यस मैम। पेपर में क्वेश्चन आए तो उनको बोलो भी वो टेबल पड़ा है, मेरे को दे दो, हमारी बुक में अलाउड है, ये लिखा हुआ है। हम इसके बिना आप वहां निकालने बैठोगे तो फिर टाइम बहुत वेस्ट होएगा। और टेबल याद कौन कर सकता है? मैं भी नहीं कर सकती। यस मैम। ठीक है जी मैम। मैम जो इसमें अब फ्यूचर वैल्यू है टेबल में तो 2.16 है, इसमें 2.15 है। वो तो मैंने बोल ही दिया बेटा, इसने 2 डिजिट तक दे रखी है ना, तो 2.15 को आपने 2.159 को 2.16 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? यस मैम। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है? ओके मैम। रमनदीप, आपको समझ आ गया 11 वाला के दोबारा बताऊं? आपने लिखा हुआ है मैसेज में मैम कि दोबारा बता। हाँ, जी हो गया मैम क्लियर। हो गया, ठीक है। तो खुशदीप कौर, आप पढ़िए बेटा दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा था अभी। 4 पॉइंट हमने पढ़े थे, उसमें से एक हमने कर लिया, दूसरा था हमारा, देखो 4 पॉइंट थे ना हमारे। पहला था हमारा दिस वन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो। दूसरा है कि मैं 1 रुपया हर साल जमा करा रही हूँ एन ईयर तक, तो इसमें हमने निकालनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। ठीक है, सिंगल फ्लो का हमने पढ़ लिया, अब एन्युटी का पढ़ना है। हाँ जी, पढ़िए बेटा। खुशदीप कौर है नहीं अवेलेबल? तो नैना आप पढ़िए बेटा। समृद्धि आप पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए, गुड। Future value of annuity. Annuity. Ma'am, screen. बेटा आपकी आवाज तो कट रही है समृद्धि। हैंड रेज कर अभी। मैम हाँ जी, खुशदीप आ गई है, खुशदीप पढ़ना Future चाहेगी। value of annuity. पढ़िए पढ़िए। annuity is the periodical flow of money where at equal interval of time equal a quantum of money flows, so a flow of money will be considered as annuity if two factors are satisfied. First, interval between any two successive flows is same. Second, quantum of money flow in each interval is same. आगे पढ़ो बेटा। These two factors are to be satisfied simultaneously. Breaking off any one of these or both will constitute a multiple flow but not an annuity. देखो वो Example, कहता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, अभी हमने पढ़ा पहले भी, दोबारा भी, वो बार बार ये चीजें आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि किसकी क्या वैल्यू है। अभी हमने जो पढ़ा था, वन फ्लो में हमने पैसे जमा कराए थे 5,000 और फिर इकट्ठे ही एक वन फ्लो में निकाल लिए। अब हम जमा करा रहे हैं इक्वल इंटरवल पर, इक्वल इंटरवल पर इक्वल अमाउंट, इक्वल क्वांटम ऑफ मनी। दो चीजें हैं, इक्वल इंटरवल, इक्वल अमाउंट जमा करा रहे हैं, सो द फ्लो ऑफ मनी विल बी कंसीडर्ड, इसको हम एन्युटी बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे एन्युटी क्या होता है? इक्वल फ्लो ऑफ मनी एट इक्वल इंटरवल। तो दो फैक्टर्स हैं जो जरूरी हैं, इंटरवल जो है वो सेम होना चाहिए और मनी भी सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर सेटिस्फाइड नहीं करता है और या कोई एक फैक्टर ब्रेक हो जाता है या दूसरे दोनों नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब वो एन्युटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5,000 रुपए जमा कराते हो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने जमा करा रहे हो,
हर महीने के एंड में 5,000, तो अमाउंट भी सेम है और टाइम भी सेम है, ठीक यस है, मैम। इंटरवल भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो फिर ये एन्युटी हो गया। अब जैसे वो कह रहा है 10,000 जमा कराते हो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, इंटरवल बिटवीन सक्सेस डिपॉजिट इज अनचेंज्ड एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज आल्सो रिमेन्ड सेम। अभी भी इंटरवल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो ये भी एन्युटी हो सकती है, ठीक है, क्लियर है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि आप 10,000 रुपए हर क्वार्टर के बिगिनिंग में जमा करा रहे हो, क्या ये एन्युटी है या नहीं है, समझ आइए आपको। यस मैम। अगला पढ़ो, ये तीनों एग्जाम्पल पढ़ने हैं आपने। अब मैं किसी और स्टूडेंट को बुलाऊंगी। हाँ जी, एमएसपी बॉयज, वेरी गुड, पढ़िए। आपकी आवाज तो नहीं आएगी बेटा, तभी मैं आपको बुला नहीं रही थी, बिकॉज आपके माइक में कोई इश्यू है शायद। एमएसपी गर्ल्स में से कुछ पूछना मैम, एन्युटी वाला समझा नहीं आया, ओके, माइक नहीं है, ओके, अब समझ आ गया, ठीक है, थंब आ गया, समझ आ गया बेटे, एन्युटी वाला, गुड। तो खुशी आप पढ़िए बेटा ये तीनों एग्जाम्पल। रमनदीप कौर पढ़ रही है, रमन आवाज नहीं है बेटा। मैम पढ़ो पढ़ो बेटा। C. 5,000 is deposited at the end of every month from January to March. 8,000 is deposited at the end of every month from April to September, and 10,000 is deposited at the end of every month from October to December. It is a multiple flow but not an entity. Although interval between successive deposits is unchanged, but there are changes in amount of deposit. अब देखो उसमें इंटरवल वो क्या कह रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है ना, तीनों टाइम टाइम सेम है पर अमाउंट चेंज हो रहा है। पहले आपने 5,000 जमा कराए मार्च तक, फिर 8,000 जमा कराए और उसके बाद 10,000, तो फिर ये एन्युटी नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ऐसे ही एग्जाम्पल दे देंगे और फिर पूछेंगे कि क्या ये एन्युटी है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अगला पढ़ो। D. Rupees 10,000 is deposited at the end of first year. Rupees 10,000 is deposited at the end of fourth year, and rupees 10,000 is deposited at the end of ninth year. It is a multiple flow but not an entity. Although there is no change in the amount of deposit, but interval between successive deposit is changed. अब यहाँ अमाउंट सेम है पर इंटरवल अलग है, तो भी ये एन्युटी नहीं है, क्योंकि हमारी दो कंडीशंस है ना एन्युटी के लिए, अमाउंट भी सेम होना चाहिए और इंटरवल भी सेम होना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. अगला पढ़ो। Next one. E. Rupees 10,000 is deposited at the end of first quarter. 20,000 is deposited at the end of third quarter, and 18,000 is deposited at the end of fourth quarter. It is a अब इसमें multiple ना flow. तो अमाउंट, बस ठीक है, इसमें ना तो अमाउंट सेम है ना वो उसका इंटरवल सेम है, तो फिर ये तो एन्युटी वैसे ही नहीं हो सकती है ना, Yes, ठीक ma'am. है। तो आगे अब कोई और स्टूडेंट को बुलाऊंगी मैं। एन्युटी आर ऑफ टू टाइप्स, कौन पढ़ेगा, अमृत कौल आप पढ़ोगे, Yes, ma'am. पढ़ो बेटा शाबाश। Annuities are two types: regular annuity or different डेफर्ड 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 deferred डेफर्ड annuity. Deferred एन्युटी। annuity when flow of money occurs at the end of the period. Annuity due when flow of money occurs at the beginning of a period. Suppose an individual will deposit rupees 1,000 in a bank at the end of each year for next 5 years. Also suppose bank given 10% interest per annum. What will be the
matured amount. amount matured amount at the end of the fifth year. Here there will be an annuity because interval between successive deposit is same 1 year and quantum of deposit in each case is also some 1000 rupees. Moreover, since deposit is made at the end of a period, therefore the annuity is regularly annuity. अब आप Total यहाँ देखो बेटा, इस बात को याद करो जो आपका पेपर में क्वेश्चन आने वाला है कि एन्युटी, पहले तो ये याद देखो दो तरह की होती है, रेगुलर को हम डेफर्ड भी बोल सकते हैं। रेगुलर या डेफर्ड एन्युटी वो होती है जब आप पैसा एट द एंड ऑफ द पीरियड जमा करवाते हो, और एन्युटी ड्यू तब होती है जब पैसा एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड जमा हो जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पेपर में आने वाला है, मेरे से लिखवा लो, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कि पहला है एन्युटी कितनी तरह की होती है, दो तरह की। कौन कौन सी? रेगुलर एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। रेगुलर एन्युटी को हम डेफर्ड एन्युटी भी बोलते हैं, और ये वो एन्युटी होती है जो एट द एंड ऑफ द पीरियड पे होती है, और एन्युटी ड्यू होती है जो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे। जैसे ये कह रहा है कि आप 1000 रुपए जमा करवाते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये एंड ऑफ द ईयर है, तो एंड ऑफ द ईयर वाली कौन सी है? रेगुलर एन्युटी हो गई। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, आपने 1000 पेपर में जब प्रैक्टिकल आएगा तो भी ऐसे ही आएगा लिखा हुआ। इसमें फर्क क्या पड़ता है? देखो, अगर एट द एंड 1000 रुपए जमा करा रहे हो तो ब्याज मिलना दूसरे साल में शुरू होएगा, पहले साल में तो कुछ भी नहीं मिलेगा जब आपने कराया ही पहले साल के बाद है। और अगर शुरू में जमा करा रहे हो तो पहले साल से ही ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू देखो, जब वो एट द एंड करा रहे हो तो 4 साल के हिसाब से निकाल लिया ना इसने। देखो, अगर एट द बिगनिंग करते तो 5 साल के हिसाब से निकालते। समझ आई आपको ये बात? देखो, इसने 10% पे 4 साल, 10% पे 4 साल कितना आ रहा है? ये 0146 आ रहा है ना, यही लिया ना इसने। ये देखो, यही लिया ना इसने वैल्यू फ्रॉम टेबल। ठीक है, क्लियर है? वन पॉइंट 46 3 डिजिट तक क्यों दे रहा है? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। उसमें भी इसने 3 डिजिट लिए थे ना। Yes, ma'am. यहाँ पर 3 डिजिट दे रखे हैं, ये देखो। ये तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, इसमें 3 डिजिट दे रखे हैं, उसमें 2 दे रखे हैं, है ना। इसने ये जो टेबल दे रखी है ना, बाकी सारी टेबल 3 डिजिट तक दे रखी हैं, और पहली टेबल इसने 2 डिजिट या तो प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, यहाँ कुछ डिजिट एक लिखना रह गया, अदरवाइज ये सारी वैल्यूज 3 डिजिट में ही ले रहा है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसकी जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है प्रिंसिपल। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इंटू 1 प्लस रेट रेस टू पावर एन माई। ये फॉर्मूला बस वैसे ही याद कर लेना, इतना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. इसको आप स्किप कर सकते हो। अब आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो। अभी हमने पढ़ा था, सपोज एक इंडिविजुअल जो है वो हर साल 1000 रुपए रिसीव करता है बैंक से 3 साल तक, फॉर हिज डिपॉजिट टूडे एट द इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंड एनुअली। तो ये थर्ड वैल्यू आ गई जिसमें हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। पढ़िए इसको, कौन पढ़ेगा? मैं बताती हूँ आपको।
दविंदर सिंह आप पढ़िए, पढ़ेंगे? दविंदर सिंह यस मैम। पढ़िए बेटा, ये थर्ड टाइप की एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो पढ़िए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो। पढ़ रहे हैं आप? एमएसपी गर्ल्स आप पढ़िए, लवप्रीत कौर, इसके बाद बेटा आपसे पढ़वाती हूँ। चलो लवप्रीत कौर पहले आप पढ़िए। Suppose an individual will receive 1,000 from a bank deposit 3 years. Hence, for his deposit today at an interest rate of 10% compounded annually. From our knowledge on future value of a single flow, we can safely conclude that 1,000 in our example is the future value of a single flow. Example, the deposit amount of today. If this deposit amount we consider as P, then we can write. देखो यहाँ पर वो ये क्या कह रहा है कि आपको 1,000 रुपए चाहिए बैंक से, ठीक है, 3 साल के बाद। हैंस का मतलब होता है 3 साल के बाद। आज से 3 साल के बाद आपको 1,000 चाहिए और बैंक 10% इंटरेस्ट देता है, तो आप कितने पैसे जमा कराओ कि आपको 3 साल के बाद 1,000 रुपए मिल जाए? तो इसके लिए हमने फ्यूचर वैल्यू देखनी है। फ्यूचर वैल्यू टेबल हम देखेंगे। 10% इंटरेस्ट है, 3 साल का पैसा है, एक तरह से आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपने प्रिंसिपल निकालना है। तो फ्यूचर वैल्यू ये आ रही है आपकी, देखिए ये आ गई आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर। ये आपको याद रखनी है टर्म्स आपको, तभी आप ठीक कर पाओगे। हमारे पास 10% 3 साल का है 3.278, निकाला नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नहीं निकाला इसने बेटा, आंसर दिया ही नहीं है इसने। सो P इज द प्रेजेंट डे डिपॉजिट, कि आपको आज कितना पैसा जमा करना है कि 3 साल के बाद आपको 1,000 रुपए मिल जाए। इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सिंगल फ्लो अकरिंग फ्यूचर, ठीक है। रेसिप्रोकल फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर भी हम इसको बोलते हैं। तो आप इस तरह से इसको टेबल में से देख सकते हो। अभी मैंने आपको दिखा दिया इसकी वैल्यू, उसको 1,000 से डिवाइड करो, 1,000 को उससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू जो हमने बुक टेबल में से देखी, हमें 1,000 रुपए चाहिए और जो रेट हमने निकाला है ये पढ़िए। प्रेजेंट वैल्यू बियर्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन कांस्टेंट फ्यूचर वैल्यू ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट लोअर इन द प्रेजेंट वैल्यू। कहता है जितना आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतनी ही प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो फ्यूचर वैल्यू कम होती चली जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू, ये आपके दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। और अगर इंटरेस्ट आपका कंपाउंडिंग पीरियड मोर है तो ज्यादा टाइम लगेगा आपको, और अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो कम लगेगा। अगला पढ़ो, प्रेजेंट वैल्यू इन एन्युटी, कुछ एमएसपी गर्ल्स में से पढ़ना चाहते थे। तो इसमें यह है कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ही बता देती हूँ। आप 1,000 पर एनुअली चाहते हो, 3 साल तक मुझे 1,000 रुपए मिलते रहे, तो राइट नाउ आपको कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। वही आपने टेबल देखनी है, फॉर्मूले नहीं आपने देखने हैं, कि फॉर्मूले से आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए इसको छोड़ दो आप। अब क्वेश्चन पढ़िए। जैसे कहता है मिस्टर एक्स विल रिसीव 1,500 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से आपको 1,500 रुपए चाहिए हर साल, ठीक है, और 5 साल तक चाहिए। आपको कितने पैसे जमा कराने होंगे, क्योंकि आपको 10% के हिसाब से। तो इसने जिस हिसाब से निकाला हुआ है ये आप टिपिकल है, आप इससे उलझ जाओगे। तो और वाले में आते हैं हम,
और वाले में हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमें फॉर्मूला दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू अमाउंट जो हमें चाहिए 1500 रुपए एन्युटी चाहिए, इनटू उसकी फ्यूचर वैल्यू देखेंगे, इनटू PVIF देखेंगे उसका हमारा, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों टेबल्स में से देखने हमने FVIA हमारा है जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ FVIA ये हमारा आ रहा है, देखिए 10% है आपका, कितने 5 साल तक है, 6.105 आ गया। ठीक है बेटा। यस मैम। और दूसरा हमने Yes, ma'am. टेबल देखनी है प्रेजेंट वैल्यू देखनी है ना हमने इसकी, PVIF जो हमारी पहली टेबल थी बेटा, ये रही PVIF, यही है ना PVIF 10%, कितने साल का है, 5 साल का है ये। Yes, ma'am. ये रही PVIF 10%, ये रहा बेटा PVIF, ये रही आपकी 10% की 5 साल में 0.621 आ गई। आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले से क्वेश्चन करना है, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ना ही कैलकुलेशन में पढ़ना है, तो आप उलझ जाओगे। आपने सीधा अपने टेबल्स लेके जानी है और उनको बोलना है कि हमें ये टेबल चाहिए। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. तो अब आपने क्या Okay, करना ma'am. है, देखो अगर आपकी रेगुलर फ्लो है आपका सिंगल रेगुलर एन्युटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁴n आएगी, और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ये टेबल आपने ना बना के याद करनी है बेटा फॉर्मूले से, ये पेपर में आ सकती है आपके। ठीक है, यस मैम। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं पर यूज नहीं करने हैं, यूज आपने टेबल ही करनी है। ठीक है, यस मैम। shorter Yes, ma'am. compound period till now we have our all computations assuming interest rate are per annum, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, एवरी 6 मंथ लिख दिया तो हाफ ईयरली हो गया ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, हाफ ईयर का निकाल लेंगे, फिर 6 महीने का, फिर अगले 6 महीने का, ऐसे ही करेंगे ना। हाँ जी बेटा। समझ नहीं आया। हाँ मैम समझ नहीं समझ नहीं आया। आया। शॉर्ट काउंटिंग बेटा पीरियड देखो, वो कहता है मान लो अभी हमने किया था 1000 रुपए पे 5% इंटरेस्ट मिलता है आपको, अगर हम 5% साल का निकालते हैं तो 1000 का 5% 25, तो अगले साल 1025 पे इंटरेस्ट मिलेगा। यस मैम। लेकिन यहाँ वो कह रहा है आपको हर 6 महीने के बाद ब्याज मिलता है, बैंकों में कई बार 6 महीने के बाद मिलता है, तो पहले 5% आपको जो मिलेगा वो 6 महीने का मिलेगा 1025, यस मैम। और फिर अगले 6 महीने में फिर 1025 पे दोबारा मिल जाएगा। यस मैम। तो ये चीज कह रहा है वो कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में देखना क्या है कि क्या ये 5% पर एनम लिखा हुआ है, अगर वो कह रहा है कि आपको 5% ब्याज मिलना है और हर 6 महीने में मिलना है, तो हर 6 महीने में आपको 5% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उसने पेपर में ऐसे लिख दिया कि 5% पर एनम है पर 6 महीने में मिलना है, तो पहले 6 महीने में आपको 5% का आधा मिलेगा। ये बात समझ आई आपको? 1/2 कर दिया ना इसने। Yes, ma'am. देखो मैं आपको कहती हूँ 100 रुपए पे आपको 10% ब्याज देना है मैंने 6 महीने का, तो मैं 6 महीने के बाद 100 रुपए पे 10 रुपए दूंगी, 110 हो गई। समझ आ रही है आप सबको? यस मैम। देखो यहाँ पर, और आपके पास सपोज करो 100 रुपए मैंने आपको ब्याज देना है और मैंने लिख दिया 10%। ठीक है, तो 6 महीने के बाद मैं क्या दूंगी आपको, इसका
10%, ये दूंगी। और अगर मैंने ये लिख दिया कि 100 रुपए पे देना है, 10% पर एनम देना है, तो मैं 6 महीने में आपको क्या दूंगी? 5% दूंगी ना? हाँ जी, 6 महीने में क्या दूंगी फिर? 5% दूंगी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर मैं Yes, अब ma'am. यहाँ कैलकुलेट क्या करूंगी? इसका 10% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 6 महीने में तो हाफ ही मिलेगा आपको। ब्रैकेट डालनी थी, सॉरी। तो कुछ मतलब आप समझ पा रहे हो, 10% पर एनम है तो साल का 5 रुपए मिलेगा ना आपको 6 महीने में। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग कुछ खराब हो गई लगता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बच्चे आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपने ये ध्यान देना है कि साथ में पर एनम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन करते हुए। ये फिर आपके क्वेश्चन आ गए वही सेम। पी ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक, स्टार्टेड। बेटा ये जो टेबल्स बनी हुई है ना, इनके सिर्फ फॉर्मूले आपको पेपर के लिए याद रखने हैं, आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इस टेबल को मैं अपने स्टूडेंट्स को तो यही बोलती हूँ अभी तक, तो आप लोग भी उसी को फॉलो करो कि अगर इन फॉर्मूलों को याद करना है तो उसका एक ही तरीका है, आप ये टेबल देख के बनाओ, लिखो अपने फॉर्मूले एक बारी, फिर दूसरी बारी बिना देखे लिखो, फिर देखो मेरी क्या गलती है, फिर थर्ड टाइम बिना देखे लिखो। जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं लिख लेते तो उसको लिखते रहो 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, क्योंकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। एमसीक्यू में फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ये टेबल तो बनानी ही बनानी है। वेयर एज पेपर में आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको टेबल यूज करनी है। जैसे वो कह रहा है, पी ने अपना अकाउंट खोला बैंक में और पैसे जमा करवाए सेमी एनुअली, उसने 5,000 रुपए जमा करवाता रहा वो 5 साल तक, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम मिल रहा है, तो उसका मेच्योरिटी अमाउंट क्या होएगा? अब देखो, उसको 6% पर एनम मिल रहा है, तो 6 महीने का कितना मिलेगा उसको? 3% मिलेगा। 3%. ठीक है, और उसके साल कितने हो जाएंगे? जो 5 साल है, अब 10 साल हो जाएंगे, क्योंकि उसको 10 बारी ब्याज मिलेगा ना 5 सालों में। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा? देखिए, हमारा इंटरेस्ट 3% हो जाएगा, और 10 हमारा जो है वो 5 इयर्स की जगह हम 10 इयर्स करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू देखते हैं 3% के हिसाब से 10 इयर्स की FVIA। इंटरेस्ट फैक्टर है ये, यही निकालना है हमने। ये है हमारा
3% के हिसाब से 10 सालों का 11.464 आ गया। हाँ जी 11.464 है। हाँ 11.464 आ गया ना, तो आपने 11.464 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। डबलिंग पीरियड कितना रह गया देख लें, ताकि आज खत्म हो सकता है कि नहीं। आगे तो शायद एग्जाम्पल्स ही हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया, हम खत्म कर देते हैं। डबलिंग पीरियड है आपका। A frequently asked question in finance is how long it would take to double the, ये देखो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि आपको कितना टाइम लगेगा कि मेरे को पैसा डबल करना है, इंटरेस्ट रेट आपको दिया होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। मैं बार बार कह रही हूं, तो उसको आप कैसे निकालोगे? और रूल थंब, आपने इसको रूल 72 बोलते हैं, आपने उस रूल को अपनाना है यहाँ पर इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए। दिस रूल स्टेट दैट डबलिंग पीरियड विल ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 72 बाय गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको रूल 72 याद रख लो। समझ आ गई? हेलो सर, मेरा ना एक्चुअली 2 लाइनों का एक टॉपिक रह गया, फिर वो चैप्टर खत्म हो रहा है, इसलिए। देखो बेटा, आपने ना ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थके तो हो मुझे भी पता है आप लोग, पर याद रख लो रूल 72 अगर डबल करना है तो 6% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो 72 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो 12 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको 10 से डिवाइड कर दो, 7.2 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? मैम हाँ जी 72 को मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना डिवाइड करना। हाँ, बस और कुछ नहीं करना। जी मैम। ठीक है। अनदर थंब रूल है आपका 69। एज पर रूल डबलिंग पीरियड विल बी 0.35। वही उसको आप 0.35 कैसे निकाला इसने? 69 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। जैसे आपको ये इफेक्टिव वर्सेस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलो ये एक टॉपिक रह गया, हम कल करेंगे इसको। आप भी बहुत थके हुए हो, मुझे लग रहा है एग्जॉस्ट हो। ये टॉपिक मैं कल करवाऊंगी, मेरे को याद करा देना, बट आज आपने इसके सारे प्रैक्टिकल खत्म करने हैं चैप्टर के। समझ आई? ओके मैम। ठीक है। कल मैंने आपको नया चैप्टर शुरू करवाना है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इसका जो एक टॉपिक रह गया उसको आप कहते हो तो मैं 2 मिनट में खत्म करवा देती हूँ, नहीं तो कल करवा दूंगी। करवा दे। देखो इफेक्टिव वर्सेस नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा है, आप 2 मिनट देख लो। वो कहते हैं मान लो आपने 1000 रुपए जमा कराए एक साल में, 5% पर एनम आपका इंटरेस्ट है और सेमी एनुअल है, यानी कि 6 महीने के बाद आपको ब्याज मिल जाता है। तो आपको साल के बाद 1050.625 रुपए मिलेंगे। तो आपको जो साल का ब्याज मिला वो 50.625 है। अब अगर हम 50.625 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 5.0625 आएगा। ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको 5% मिल रहा है ना। जब आपका हाफ ईयरली या क्वार्टरली ऐसे हो जाता है ना, तो इफेक्टिव चेंज हो जाता है, यानी कि असल में तो पूरे साल में आपको 5 रुपए 625 मिले, लेकिन वो कह रहा था 5% है, क्योंकि एनुअल होने सेमी एनुअल होने की वजह से आपको जो पैसे मिले वो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। समझ आ गई आपको ये बात? नो मैम। बेटा अब इस क्वेश्चन को छोड़ो, मेरे क्वेश्चन को देखो। आपको 1000 रुपए पे 10% ब्याज मिलना है 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद आपको पूरे साल का 10% मिलना है। ठीक है। अगर आपको पूरे साल के बाद मिलेगा तो 1000 रुपए पे 10 रुपए मिलेंगे आपको। यस मैम। अब अगर 6 महीने के बाद मिलेगा तो पहले 6 महीने के बाद आपको 1000 रुपए, 1 मिनट में आपको इसमें दिखाती हूँ। 1000 रुपए पे ये हमने 100 रुपए पे 10% किए थे, तो 10 रुपए मिले थे हमें पूरे साल के। ठीक है। यस मैम। यहाँ हमें 6 महीने के 5 रुपए मिले और अगले 6 महीने के 5 तो मिलेंगे, फिर 5 के ऊपर 10% 0.05, तो 5.05 मिलेंगे हमें अगले 6 महीने में। यस मैम। ठीक है। तो टोटल कितने मिले मुझे? 5 रुपए ये मिले,
और 5.05 ये मिले। तो देखो अगर मैं, मैम हाँ जी, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ रहा वा। हाँ वही चेंज है। देखो यहाँ पर आपको 10 रुपए मिले थे, 10 रुपए मिल गए थे यहाँ पे, यहाँ आपको मिल रहे हैं 10.05। तो वैसे तो आपको 10 मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि 6 महीने के बाद मिलने लग गए तो आपको मिल रहे हैं 10.05। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10.05 है, जबकि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब समझ आई? यस बस मैम। ये चीज है। आज आपने ये चैप्टर खत्म कर देना है, कल हम इसके डाउट करेंगे पहले और फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? सारे प्रैक्टिकल करने हैं सबने, किसी ने कोई प्रैक्टिकल छोड़ना नहीं है। जो डाउट्स होंगे वो मैं कल करवाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। टेबल आपको दी हुई है, टेबल में से ओके देख मैम। के